नमस्कार मित्रों, समय नाउ के कार्यक्रम हमारे मेहमान में इस बार हमारे बीच मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के निदेशक और देश के जाने माने लेखक, पत्रकार, वक्ता और मनीषी, सहज सरल सौम्य व्यक्तित्व के धनी और जिन्हें न केवल इंदौर शहर में अपितु इंदौर शहर से निकलकर पूरे देश में एक अच्छे व्यक्ति के रूप में सारी दुनिया जानती है, ऐसे श्री विकास दवे जी हमारे बीच उपस्थित है। आदरणीय विकास जी, आपका स्वागत है। नमस्कार श्याम सुंदर जी, आज बहुत अच्छा लग रहा है। वास्तव में मैं लंबे समय से वास्तव में तो आपने जो परिचय दिया वैसा परिचय मैं आपका शायद इससे दुगना दे सकता हूं, क्योंकि मैं बहुत प्रभावित भी हूं आपके सारे साहित्यिक अवदान से। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आज हम दोनों मुझे लग रहा है कि आज दो दृष्टि से समान धर्मी हैं। साहित्य के अनुरागी और साहित्य धर्मी तो हैं ही, दोनों पत्रकार भी हैं जी। मुझे लगता है कि इन विषयों को लेकर के आज बहुत मुक्त चिंतन की तरह हम लोगों के बीच बातचीत होगी जी। विकास जी के लिए मुझे वो दुष्यंत कुमार की पंक्तियां याद आती है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि हर बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। फकत हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में ना सही तो मेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। जी हाँ, उस आग को सदैव प्रज्वलित रखने का काम विकास जी आपने किया है। धन्यवाद। आप जो हैं मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के निदेशक हैं और मेरा ऐसा मानना है विकास जी की मध्य प्रदेश की स्थापना 1956 में हुई थी जी, जबकि उसके 2 वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी की स्थापना हो चुकी थी। और वर्तमान में हमारे दर्शकों तक आप बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा कि साहित्य अकादमी के वर्तमान में क्या क्या कार्य हैं और खास तौर पर अकादमी नवाचार को किस तरह से सामने लेकर आ रही है। श्याम जी, आपने वास्तव में ये जो जानकारी दी, मुझे लगता है कि आप चूंकि साहित्य अनुरागी हैं इसलिए आपको इतना सारा पता है, अन्यथा बहुत कम लोगों को पता होगा कि मध्य प्रदेश की स्थापना से पहले जब सीपी एंड ब्रार हुआ करता था जी, और जब नागपुर हमारी राजधानी हुआ करती थी, उस समय मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद का गठन हुआ था। हाँ। और वही बाद में प्रकारांतर से धीरे धीरे एक यात्रा करते हुए साहित्य अकादमी में परिवर्तित हुई थी। हाँ जी। और एक लंबी यात्रा है निश्चित तौर पर साहित्य अकादमी की। आपने पूछा है कि साहित्य अकादमी के कार्य क्या क्या हैं और उनके नवाचार के विषय में पूछा है जी। साहित्य अकादमी सामान्यतया 3-4 प्रकार के काम तो करती ही है, जो इन दिनों लगातार साहित्य जगत के ध्यान में आए हैं। हाँ। उसमें एक पहला काम तो ये होता है कि हमारे जो दिवंगत रचनाकार हैं, साहित्यकार हैं, हाँ। जो हमारे पुरखों की एक पीढ़ी, दरअसल कई पीढ़ियां निकली है वैसे, तो उन पीढ़ियों को स्मरण करना। सामान्यतः समाज जीवन में हम लोग जैसे श्राद्ध पक्ष में अपने पुरखों को याद करते हैं। हाँ। तो साहित्य में मुझे लगता है कि ये भले ही तर्पण के कार्यक्रम नहीं होते हैं, लेकिन ये समर्पण के कार्यक्रम होते हैं। वाह। और इन कार्यक्रमों में हम अपने उन पुरखों को याद करते हैं जिन्होंने साहित्य की सेवा में अपना पूरा जीवन होम किया था जी। और एक दूसरा काम, बड़ा काम होता है कि ऐसे रचनाकार जिनकी पुस्तकें अब तक प्रकाशित नहीं हुई है, उनकी पुस्तकों को प्रकाशन करने का काम भी साहित्य अकादमी करती है। तीसरे प्रकार का एक काम हमारा होता है कि अच्छी पुस्तकें जब छप करके आ जाती है साहित्य समाज में, तो उन पुस्तकों की समीक्षा जब तक न हो, उन पुस्तकों में क्या अच्छा है, क्या बुरा है और क्या सुधार होना चाहिए, और विषय को लेकर के विमर्श खड़े करना, ये भी साहित्य अकादमी का काम होता है जी। तो इसके लिए हम अपने पाठक मंचों का उपयोग करते हैं। तो पूरे मध्य प्रदेश में हमारे पाठक मंच होते हैं साहित्य अकादमी के। हाँ। तो उनके माध्यम से हम पुस्तकें क्रय करती है साहित्य अकादमी, उसकी 2-2 कॉपी भेजती है उन पाठक मंचों को, और एक साथ मध्य प्रदेश में एक ही समय पर एक ही विषय पर विमर्श खड़ा होता है जी। तो ये भी एक काम हमारा है। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण काम जिसको लेकर के इन दिनों सर्वाधिक चर्चा भी होती है कि अच्छी पुस्तकें आ गई, विमर्श खड़ा हो गया, लेकिन उनको सम्मानित करना जी। तो सभी प्रकार की विधाओं को सम्मानित करने का काम भी साहित्य अकादमी करती है। मुझे ये जरूर इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश की साहित्य अकादमी पूरे भारत की एकमात्र ऐसी साहित्य अकादमी बनकर के उभरी है जो साहित्य की लगभग प्रत्येक विधा पर सम्मान देती है। आश्चर्यजनक बात यह है कि हम पटकथा लेखन जैसी विधा पर भी देते हैं। आपने कहीं भारत में किसी और जगह नहीं सुना होगा कि कोई साहित्य अकादमी संस्मरण, रिपोर्टाज, रेखा चित्र, आत्मकथा,
जीवनी साहित्य प्रत्येक क्षेत्र में, चूंकि कहानी, कविता, नाटक इन पर तो खूब मिलता है। हाँ हाँ। लेकिन हम लोग बहुत विविधता के साथ इन सम्मानों को एक तरह से समायोजित करते हैं। आप चूंकि कविता के बहुत पुरोधा कवि हैं इस समय, तो इसलिए मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि केवल कविता में हम 3 तरह के सम्मान देते हैं। और उसको शायद कविता के जो विद्यार्थी हम सब लोग वो समझते हैं कि तुकांत कविता पर अलग सम्मान मिलता है, छंदबद्ध रचनाओं पर, अतुकांत कविताओं पर अलग मिलता है और हिंदी गजल पर अलग सम्मान हम देते हैं। क्या बात है, इस वाह, प्रकार वाह, से वाह। एक बड़ा काम साहित्य अकादमी के माध्यम से संपन्न होता है। जी, ये नवाचार में आपने एक बहुत अच्छा काम युवा रचनाकारों की कार्यशाला का किया है, जी जी। तो इसके क्या लाभ हुए हैं? लाभ तो निश्चित रूप से हम सब लोगों, चूंकि आप और मैं, हम सब लोगों वृत्ति की दृष्टि से शिक्षा जगत से भी आते हैं। मैंने भी एक शिक्षक के रूप में अपनी वृत्ति प्रारंभ की थी। तो हमारे ध्यान में आता है कि जब तक हम नई पोध तैयार न कर दें, हम जिस प्रोफेशन में हमारी वृत्ति जो भी है, एक शिक्षक के नाते हम लोग इस बात का दायित्व बोध अनुभव करते ही हैं कि नई पीढ़ी हर क्षेत्र में तैयार होना चाहिए। पत्रकारिता के क्षेत्र में तो नए अच्छे ओजस्वी पत्रकार तैयार हों, वैसा ही साहित्य क्षेत्र में भी करना होता है। तो मैं जब चूंकि बच्चों की पत्रिका का संपादक रहा, तब हम लोग लगातार बच्चों की लेखन कार्यशालाओं का आयोजन करते थे। जी जी। तो कविता लेखन कार्यशाला, कहानी लेखन कार्यशाला, तो इसी ढंग से हमने युवा रचनाकार कार्यशाला साहित्य अकादमी के माध्यम से संपन्न करने का एक प्रण लिया हुआ है। और वर्ष में अनेक इस प्रकार की कार्यशालाएं होती है जिसमें आप जैसे मनीषियों को हम बुलाते हैं। आपकी कविता पर बहुत अच्छी विशेषज्ञता है तो नई पीढ़ी के बच्चों को बैठाते हैं। 50 बच्चे, 100 बच्चे, 40 बच्चे कविता के विद्यार्थी बैठा है और आप जैसे मनीषियों से उनका मार्गदर्शन करवाना। जी जी। तो फिर छंद पर भी बात होती है, मीटर पर बात होती है, वृत्तियों पर बात होती है, शैलियों पर चर्चा होती है। तो इस प्रकार की कार्यशालाओं का आयोजन हम लोग लगातार करते हैं। नवोदित रचनाकारों के लिए अकादमी कैसे सहायक सिद्ध हुई है? पहला प्रकार तो आपने जैसा पिछले प्रश्न में पूछा ही था, तो एक तो रचना कर्म की तरफ प्रवृत्त करना, एक उद्देश्य तो ये रहता है। तो ये कार्यशालाएं उसमें होती है। दूसरा, नवोदित रचनाकारों के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है कि अगर उन्होंने 50-100 रचनाएं लिख ली है, 200 रचनाएं लिख ली है, और सबसे पहला प्रश्न नवोदित रचनाकारों के सामने यही आता है कि उनकी पुस्तक छपे। हाँ। क्योंकि दूसरा आकर्षण साहित्य जगत में वही होता है। उसके बाद सम्मान पुरस्कार की पायदान पर वो लोग पहुंचते हैं। तो बिल्कुल पुस्तक छपने के लिए साहित्य अकादमी निश्चित तौर पर एक बहुत अच्छा प्रयास करती है। हाँ। और मुझे ये कहते हुए बहुत अच्छा भी लगता है, क्योंकि आपने उस समय जब बातचीत भी की थी तो कुछ नवाचार की दृष्टि से हमने ये किया था कि वो नवाचार तो नहीं था, प्रथम कृति अनुदान योजना हमारी पुरानी थी, लेकिन बीच में आपको ध्यान होगा कि कोरोना काल में एक लंबा अंतराल आया था। हाँ हाँ। तो हम लोगों ने लगभग 4 वर्ष में 8 वर्षों की प्रथम कृति अनुदान योजना को स्वीकृतियां दी जी। और प्रतिवर्ष का बजट हमने लिया सरकार से और उसको साहित्यकारों तक पहुंचाया। तो मुझे इस बात का सौभाग्य मिला कि लगभग 350 से अधिक रचनाकारों की इस प्रकार से कृतियां प्रकाशित हुई है। तो ये भी एक प्रकार से नवोदित रचनाकारों और युवा रचनाकारों को प्रोत्साहन देता है। विकास जी, हम ये जानना चाहेंगे कि कवि सम्मेलन का आधिक्य तो हुआ है जी, मगर कवि सम्मेलन की गिरती गरिमा को साधने के लिए आप क्या प्रयास करें कि जिससे ये कहीं ना कहीं नए रूप में इस गरिमा को गिरने का जो क्रम चल रहा है, क्रम चल रहा है, हाँ। उसको सुधारा जाए, साधा जाए। निश्चित तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि ये जितना आपके मन का कष्ट है उतना मेरे मन का भी कष्ट है, क्योंकि हम सब लोग लगभग एक ही पृष्ठभूमि से आते हैं और हम लोग इस शुचिता और मर्यादा की लड़ाई को एक लंबे समय से लड़ भी रहे हैं। साहित्य क्षेत्र में चूंकि विकृतियां आ रही है, ये तो आप हम सबको ध्यान में आ रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि किसी भी क्षेत्र के प्रक्षालन की जब प्रक्रिया प्रारंभ होती है, आपने तो कहा कि क्या करें, लेकिन मैं वह बताना चाहता हूं जो कर चुके जी। और निश्चित तौर पर जैसे आपने कहा कि कवि सम्मेलनों की संख्या हमने बहुत तेजी से बढ़ाई और उसमें एक नवाचार तो हमने ये किया कि स्थापित बड़े कवियों के स्थान पर जो नवोदित कवि आ रहे हैं और विशेष करके मध्य प्रदेश के जी, देश भर के भी हैं और मध्य प्रदेश के भी, उन युवा कवियों को हम लोगों ने मंच देने का प्रयास किया अकादमी के माध्यम से। लेकिन जिस दिशा में आपने संकेत किया वो विकृतियां वास्तव में आप जैसे सुधी जो कवि थे उनके माध्यम से ध्यान में आ रही थी, क्योंकि आप हम सब लगातार श्रद्धेय गुरुवर सत्तन जी के संपर्क में रहते हैं, हरिओम पवार जी के संपर्क में रहते हैं जी। इन लोगों ने मंच की गरिमा के लिए लंबा काम किया है। हाँ। तपस्या की तरह इन लोगों ने अपना जीवन जिया। तो इनसे ध्यान में आता था कि ये विकृतियां लगातार बढ़ती जा रही है। तो जब मैंने अध्ययन करना प्रारंभ किया तो मुझे ध्यान में आया कि ये विकृति कोई आज की नहीं है। हम सब लोग जानते हैं कि महादेवी वर्मा जी
ने एक बार मंच से घोषणा की कि मैं आज के बाद मंच पर आकर के कविता पाठ नहीं करूंगी। मंचीय कविता से संन्यास की घोषणा एक प्रकार से थी। हाँ। और वो क्यों थी? उस समय के एक संचालक के द्वारा अभद्र टिप्पणी करने के कारण। वो एक बड़ा प्रसंग है, उस प्रसंग पर नहीं जाते, लेकिन ये प्रक्रिया तब से चल रही थी जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रक्रिया चलते चलते वहां तक पहुंची श्याम जी कि मैं जब साहित्य अकादमी का निदेशक बनकर के पहुंचा तो विधिवत लिखित में, जिसको हम कहते हैं नोटशीट चलाना किसी कार्यक्रम की, हाँ। उस पर जब हमारे कवियों के नाम लिखे होते थे तो किसी बहन का सामान्यतः एक पद्धति होती है कि एक हास्य के कवि भी होंगे, एक कवित्री होंगी, बहन भी उसमें कविता पाठ के लिए होंगी, एक ओज के होंगे, ऐसा कुछ विभाजन किया जाता है। अलग-अलग टोली बनती है, टीम बनती है, आप वर्षों से बना रहे हैं। तो उसमें किसी एक बहन का नाम होता था, उनके सामने बाकी सारे कवियों के पारिश्रमिक एक ही कॉलम में लिखे होते थे, एक दूसरे कॉलम में केवल बहन के नाम के आगे, पारिश्रमिक के आगे एक और प्लस करके एक अमाउंट लिखा जाता था जी। और वो राशि लिख करके कोष्टक में विधिवत लिखा जाता था कि ये संचालक के साथ नोकझोंक करने के लिए अतिरिक्त। अच्छा। और ये नोकझोंक कहां तक पहुंची, इसको आपने भी देखा, हमने भी देखा, वो अश्लीलता की सीमाओं को पार करती चली गई। और इसमें मुझे लगता है कि दोष दोनों पक्षों का है। हमारे संचालक में पुरुष हैं या स्त्री है, मेरा इस विषय पर कोई टीका टिप्पणी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये दोष दोनों का है। हमारी बहनों ने भी बहुत ज्यादा मुखर होकर के उन टिप्पणियों का उससे अधिक अश्लील जवाब देना प्रारंभ किया, इसलिए ये परंपरा चल निकली। देखिए, कई बार मुझे लगता है कि कुछ लोग कहते हैं ऐसा, आप भी सुनते होंगे, हमारे वरिष्ठ लोग जब कहते हैं तो ये कहा जाता है कि ये तो समय की आवश्यकता है, पब्लिक की मांग है। मैं मानता हूं कि कवि सम्मेलन साहित्य का एक प्रकार से प्रकट होने वाला कार्यक्रम है। साहित्य चौराहे तक जाता है, सड़कों तक उतर करके लोगों के हृदय को छूता है, ये तो मैं मानता हूं। लेकिन उसमें जो विकृति आ रही है, उस विकृति को केवल इस नाम पर स्वीकार करना है कि लोग इसको पसंद करते हैं, ये काम तो फिल्मों वाले वर्षों से कर रहे हैं। उन्होंने नग्नता को एक प्रकार से सामाजिक स्वीकृति दिला दी है कहते कहते, जबकि परिवार में बैठे हुए दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, बच्चे एक साथ फिल्मों को नहीं देखते, इस तरह की अश्लील फिल्मों को। तो फिर क्या कारण है कि परिवार के साथ जो लोग कवि सम्मेलन सुनने जाते हैं वे उन टिप्पणियों को सुनकर के प्रसन्न होते होंगे? ये केवल एक प्रकार का आड़ लेने का काम है, बहाना बनाने का काम है, और मुझे लगता है कि इस काम में हम सफल हुए। धीरे धीरे ये सब चीजें हमने बंद की है। इसके अतिरिक्त भी कई प्रकार की विकृतियां हैं, उन विकृतियों के प्रक्षालन का काम हम लगातार कर रहे हैं जी। और इसको लेकर के केवल मैं इतना जरूर कहता हूं कि मैंने ये जरूर सोचा था कि एक बल्ब का विज्ञापन आता है, उसमें कहा जाता है कि सारे घर के बदल डालूंगा। मैंने ये तय किया कि मैं एक फ्यूज बल्ब बदलूंगा, मेरी जितनी क्षमता है उतना काम मैं करूंगा। और मैंने धीरे धीरे एक एक फ्यूज बल्ब बदलना शुरू किया। इसके कारण से किसी प्रकार का शोर शराबा भी नहीं हुआ, और जिसको कहते हैं साइलेंट मोड में काम करना प्रारंभ किया। और अब ये बात मैं कह सकता हूं, और आप भी इस बात को अनुभव करते हैं कि मध्य प्रदेश का जो कवि सम्मेलन के मंचों का परिदृश्य है वो अत्यंत शुचितापूर्ण और मर्यादापूर्ण बना है। और इसके लिए मैं आपको विशेष रूप से इसलिए धन्यवाद देता हूं क्योंकि आप संचालकों में वरेण्य संचालक माने जाते हैं। आप भी हैं, शशिकांत जी यादव भी हैं, श्रद्धेय सत्तन जी भी हैं। आप सब संचालकों ने इस गरिमा को लौटाने में एक बड़ा भूमिका का निर्वाह किया है, और इसलिए मैं आपको भी विशेष धन्यवाद देता हूं। जी, एक और प्रश्न जो इस वक्त की बड़ी समस्या है, कविताओं की मौलिकता समाप्त होती चली जा रही है, और रचनाओं की मौलिकता व वर्तमान परिदृश्य पर आपका क्या अभिमत है? वास्तव में देखिए, साहित्य जगत में मौलिकता का प्रश्न तो मुझे लगता है कि आज से नहीं, अनेक वर्षों से है। और जैसे मैंने मंचीय कविता की शुचिता की बात करते हुए महादेवी जी को स्मरण किया, मैं निराला जी को भी स्मरण करना चाहता हूँ जी। श्याम जी, हम लोगों को संभवतः वो प्रसंग पढ़ करके आश्चर्य हो सकता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने महाकवि कहा जाता है। उस युग के कुछ साहित्य पत्रकारिता के पुरोधा, जो बड़ी पत्रिकाओं के संपादक थे, उन्होंने निराला जी की एक रचना को न केवल रिजेक्ट किया बल्कि उनको चोर कवि घोषित किया। और इस काम को करने वाले बड़े लोग थे। और इतना ही नहीं बल्कि कुछ मठाधीशों के द्वारा उनको जब चोर कवि कह दिया गया तो उस एक झूठ के कारण से निराला जी पूरे भारत भर की साहित्यिक पत्रिकाओं में रिजेक्ट हो गए। उस जमाने में प्रतिबंधित कर दिया गया कि निराला की रचनाएं कोई नहीं छापेगा। निराला जी ने अपनी प्रतिभा के बल पर न केवल उस लड़ाई को लड़ा, सिद्ध किया, और उन्होंने ये कहा कि ये मेरी मौलिक रचना थी। तो ये मौलिकता का प्रश्न तब से चला आ रहा है जी। आज के युग में मुझे लगता है कि कुछ संदर्भ बदले हैं, हमको तकनीकी के आधार पर इस बात को विचार करना चाहिए जी। मैं ये देखता हूं कि इन दिनों साहित्यकार बड़े स्वार्थी होते जा रहे हैं।
आप देखिए, प्रत्येक रचनाकार अपनी एक कविता लिखेगा, एक लघु कथा लिखेगा, कहानी लिखेगा, नाटक लिखेगा, कोई भी रचना लिखता है सबसे पहले उसको सोशल मीडिया पर डालता है। जी जी। सोशल मीडिया पर हमने क्यों डाला? इसलिए डाला कि वो एक रचना करोड़ों लोगों तक पहुंच जाए। हमारी परिधि से बाहर तक पहुंचाने का काम सोशल मीडिया करता है। जी। आपने जब उस रचना को डाला तो मैं कई बार देखता हूं कि मान लीजिए मैं अपने फेसबुक पेज पर कोई रचना पोस्ट कर रहा हूं, कविता या कहानी, मैं स्वयं उस रचना में अपना नाम डालना भूल जाता हूं नीचे। जी। और तकनीकी कहती है कि आप अंगूठे को थोड़ी सी देर अगर प्रेस करेंगे तो वो पूरा का पूरा जो मैटर है, सामग्री है, वो कॉपी हो जाती है, कहीं और पेस्ट हो जाती है। तो अच्छे मन से अच्छी सामग्री को अगर कोई व्यक्ति दूसरों तक पहुंचा रहा है, लेकिन वो हमारी गलती से हमारे नाम के बगैर जा रही है, इसमें मैं ये जरूर कहूंगा कि ऐसी वृत्ति को थोड़ा हतोत्साहित करना चाहिए कि जो लोग नाम को डिलीट करके और कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, जी, जी, जी। उस वृत्ति को हतोत्साहित करना चाहिए। लेकिन मैं यहां पर इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हम लोग भारत के लोग हैं। हमारे यहाँ पर दरअसल कॉपीराइट जैसे शब्द कभी चलते नहीं थे। अन्यथा आप बताइए कि हम वेदों के रचयिताओं को कितना जानते हैं। वेदों की ऋचाओं को कई कई लोगों ने सामूहिक रूप से मिलकर के लिखा। गुरु ग्रंथ साहिब को संपादित हमारे गुरु साहिबान ने किया है, लेकिन अंततः उसमें जो रचनाएं हैं तो वो पेपा जी की भी है, तो उनकी भी है, तो लोक साहित्य की रचनाएं लेकर के उनके दर्शन को समाहित, उसमें रविदास जी के भी पद मिलेंगे, उसमें कबीर के भी मिलते हैं, उसमें सूर के भी मिलते हैं, मीरा के भी मिलते हैं, सबको समाहित करने का प्रयास हुआ। तो कहने का तात्पर्य ये सारे के सारे जो हमारे पुरखे हैं वो कभी नाम के लिए लड़ते नहीं थे जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने उसको सार्वजनिक कर दिया है तो फिर आप नाम की भूख थोड़ी कम रखें। अगर आपकी रचना कहीं गई है तो आपको इस बात से संतोष होना चाहिए कि आपकी रचना को पढ़ करके हो सकता है कि लोग कहें कि अरे ये शब्दावली तो श्याम जी पलोड़ की है, ये निश्चित तौर पर उनकी रचना है। तो विकास दवे की लेखनी बोलेगी वो उसके शब्दावली से बोलेगी, उसकी शैली से बोलेगी। तो मुझे लगता है कि ये प्रक्रिया जो है लगातार प्रक्षालन की चलते रहना चाहिए, लेकिन मौलिकता में शैली का भी महत्व है और इसके लिए लड़ने की आवश्यकता नहीं। मुझे लगता है कि जिस तरीके से हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, और अब तो ये इन दिनों चूंकि वीडियो का युग आ गया है तो आप भी इस बात को अनुभव कर रहे होंगे कि मंचीय कविता पर भी ये मौलिकता का प्रश्न खड़ा हुआ और एक अलग ढंग से हुआ, वो एक षड्यंत्र की तरह हुआ। जी जी। ये आप भी जानते हैं कि आपने अगर निराला जी की कोई पंक्ति कोट की तो आपने विधिवत कहा, महाकवि निराला जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है, या आपने जैसे दुष्यंत जी को प्रारंभ में कोट किया, अब इसी वीडियो को कोई एडिट कर दे और आपका वह वाक्य हटा दे प्रारंभ से कि दुष्यंत जी ने बहुत अच्छी बात कही है, और उसको कह दें कि दुष्यंत की रचना को श्याम जी अपनी रचना बना करके पढ़ रहे हैं। और हम पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर डालेंगे तो जिसने आरोप लगाया उस आरोप को पढ़ा 1 लाख लोगों ने और आपने जो सफाई दी उसको पढ़ा 10,000 लोगों ने। तो अंततः 90,000 लोग कहेंगे कि श्याम जी ने किसी और की रचना पढ़ दी। तो इस षड्यंत्र को भी हमको समझना चाहिए और सोशल मीडिया पर इस युद्ध को मुझे लगता है समाप्त भी करना चाहिए। सबकी रचनाएं सबकी होती है और समाज को अर्पित कर दिया, देश को अर्पित कर दिया, उसके बाद इस लड़ाई में क्या पड़ना है, ऐसा मुझे लगता है। वैसे विकास जी आप एक अच्छे साहित्यकार हैं, साहित्य में सोशल मीडिया पर एडिट करके प्रसारित करने का दुष्चक्र चल रहा है, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं निश्चित तौर पर ये कहना चाहूँगा कि इस दुष्चक्र को समाप्त करने की आवश्यकता है। पूर्व प्रश्न में भी मैंने इसी बात का उल्लेख किया था मौलिकता के संदर्भ में। रचनाओं को जस का तस लेते समय हमको इस बात की चिंता जरूर कर लेना चाहिए। और अब ईश्वर की कृपा से तकनीकी इतनी समृद्ध है कि आप मान लीजिए आपको कोई कोटेशन अच्छा लग रहा है, आप चित्रा मुदगल जी ने कोई बहुत अच्छी बात कही, ममता कालिया जी ने कही, या नरेंद्र कोहली जी का कोई वाक्य विन्यास हमको अच्छा लगा और हमको लगता है कि इसको हमको देना है जी, तो हम उस वाक्य विन्यास को अगर गूगल पर डालते हैं, आप 2 लाइन डालिए उसका रेफरेंस तुरंत मिलता है। बिल्कुल। तो ये बहुत आसान है। तो इसलिए लोगों को ये बचना चाहिए। आप उधार का सिंदूर लेकर के और किसी के मांग में भरेंगे तो वो गृहस्थी बहुत लंबे समय तक चलने वाली नहीं है, ये पक्की बात है। बेशक बेशक ये उधार के सिंदूर से बचना चाहिए साहित्य क्षेत्र के लोगों को। आप मूलतः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि से हैं, संघ की पहचान शब्दावली से है, और ये जो संघ को शब्द युग्म से कैसे पहचाना जा सकता है, इसके बारे में हमारे दर्शकों तक आप कुछ प्रकाश डालेंगे तो अच्छा रहेगा। वास्तव में आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और इसीलिए मैंने प्रारंभ में आपको ये जानबूझ करके याद दिलाया था कि हम दोनों पत्रकार भी हैं और हम दोनों साहित्यकार भी हैं जी। मुझे नहीं लगता कि संभवतः इस मंच से पहले किसी ने आज तक इस प्रकार की बातचीत की होगी। संघ, चूंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सामाजिक संगठन है, वो सेवा के कार्य भी करता है, संगठन के कार्य भी करता है, व्यक्ति निर्माण के कार्य भी करता है, लेकिन संघ को समझने के
तमाम प्रकार हो सकते हैं, लेकिन कोई साहित्य वाला व्यक्ति ही इस बात की चिंता कर सकता है कि उसको शब्द युग्मों से कैसे पहचानना, फ्रेज जिसको हम कहते हैं। बिल्कुल। और कई हाँ, कई शब्द युग्म है ये, सच जैसे बात है। सूचना के बाद सोचना नहीं, कितनी अच्छी बात कितनी है। अच्छी बात है। जहाँ अपेक्षित वहां उपस्थित, हाँ। है ना। शाखा ही व्यक्ति निर्माण की कार्यशाला है, बिल्कुल, जब बिल्कुल। ये कहें कि देव दुर्लभ कार्यकर्ता, या ये कहें कि संघ कुछ नहीं करेगा, हाँ। स्वयं सेवक कुछ नहीं छोड़ेगा। हाँ। ये जो शब्द युग्म है, वाकई ये शब्द कितने युग्म अद्भुत है, कहीं ना कहीं अद्भुत। और श्याम जी देखिए, मेरा ऐसा मत है, स्पष्ट मत है कि ये जो शब्द युग्म तैयार हुए हैं उस संगठन में, करोड़ों कार्यकर्ताओं का संगठन है। आप सोचिए, विश्व का सबसे बड़ा संगठन है वो जी। गैर शासकीय, तो वो इतने सारे काम कर रहा है, और वो केवल इन छोटे छोटे वाक्य विन्यास के आधार पर अपनी पूरी की पूरी कार्यशैली तय कर रहा है, अपना अनुशासन तय कर रहा है। जैसे आपने कहा, सूचना के बाद सोचना नहीं। हाँ। आपको एक इतना बढ़िया उदाहरण देता हूं, आप परिचित भी हैं और हमारे यहाँ पर प्रांत प्रचारक रहे, वो उज्जैन में उस समय विभाग का काम देखा करते थे। एक दिन उन्होंने एक परीक्षण किया कार्यकर्ताओं का। उन्होंने क्या किया कि 100 कार्यकर्ताओं की सूची बनाई, और एक कार्यकर्ता से कहा कि इन 100 कार्यकर्ताओं को आप टेलीफोन पर मैसेज करिए कि रात को 2 बजे चक्रतीर्थ श्मशान घाट पर उपस्थित होना है जी। पूर्ण गणवेश में उपस्थित होना है, और दंड चूंकि हम साथ रखते हैं पूर्ण गणवेश में, तो दंड लेकर के सब लोग उपस्थित रहे। आप सोचिए, रात्रि 2 बजे शमशान घाट में पूर्ण गणवेश में दंड लेकर के 99 लोग उपस्थित थे, और जो घटनायक थे, जो सूचना देने वाले व्यक्ति थे, उन्होंने अपने अधिकारी को कहा कि भाई साहब, एक व्यक्ति इस समय राजस्थान गए हुए हैं और उनकी सूचना है कि वो इतनी जल्दी यहाँ पर नहीं पहुंच सकते जी। अब सब लोगों को तुरंत एक पंक्ति में खड़ा किया गया और कहा कि आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद, अब आप वापस जा सकते हैं। सारे के सारे लोग बिना कोई बातचीत किए फिर से अपने घर को चले गए। किसी ने ये नहीं पूछा कि आपने रात को 2 बजे हमको यहां पर बुलाया क्यों। अब ये छोटा सा फ्रेज आपने, बड़े अच्छे अच्छे शब्द युग्म में मैं भी सोच रहा था कि अब इस विषय पर मुझे भी लिखना चाहिए कुछ साहित्यकार के नाते और स्वयंसेवक होने के नाते, कि सूचना के बाद सोचना नहीं। आप जब एक अनुशासन में बंधे हैं, आपको जब पता है कि आपका संगठन आपको सदकार्य के लिए ही स्मरण करता है, तो फिर सूचना के बाद अगर सोचने लगे, किंतु परंतु करने लगे, तो इकट्ठा नहीं होंगे। एक बहुत अच्छा उदाहरण आपको ध्यान में होगा, इंदिरा जी ने जिस समय बांग्लादेश के साथ युद्ध चल रहा था, तो पुलिस तक को आर्मी के साथ लगाना पड़ा। इंदिरा जी ने द्वितीय सरसंघ चालक गोलवलकर जी से कहा कि दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने के लिए मुझे 5000 लोगों की आवश्यकता है। तो गुरुजी ने कहा तुरंत आ जाएंगे। तो कहा कितना समय लगेगा इन सब लोगों को बुलाने में? तो उन्होंने कहा 1 घंटा। इंदिरा जी को बड़ा आश्चर्य लगा कि 5000 लोगों तक सूचना 1 घंटे में। वो मोबाइल का युग भी नहीं था, ये हम सब जानते हैं, सब लोगों के पास लैंडलाइन फोन तक नहीं होते थे उस जमाने में। बिल्कुल। लेकिन 1 घंटे में 5000 लोग एक स्थान पर एकत्र हुए और उनको कहा गया कि पूरी दिल्ली का ट्रैफिक आपको संभालना है। जब तक अगली सूचना नहीं मिले तब तक किसी को चौराहों से हटना नहीं है। और पूरी दिल्ली के ट्रैफिक को संभाला उन कार्यकर्ताओं ने। बराबर। ये होता है सूचना के बाद सोचना नहीं। मुझे लगता है ऐसा प्रत्येक शब्द युग्म को लेकर के एक प्रसंग में, जैसे आपने कहा देव दुर्लभ कार्यकर्ता, हाँ। ये कहने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन आपको एक छोटा सा प्रसंग, और मैं चूंकि आप और हम बहुत भावुक होते हैं उस संगठन में, चूंकि काम करते हैं, तो उसको लेकर के आप सोचिए कि एक व्यक्ति को ये कहा गया कि हरदा रेलवे टिमरनी में एक अधिकारी इस समय उपस्थित है, उनको एक सूचना देना है। ये पत्र आपको दिया जा रहा है, ये पत्र आपको वहां पर टिमरनी में जाकर के देना है। अब आप देखिए कि वो जो खंडवा की रेलवे लाइन है, जो भुसावल तक जाती है और उधर आगे वहां मिलती है भोपाल के वहां जाकर के, उस रेलवे लाइन से वो कार्यकर्ता तुरंत ट्रेन में बैठता है। उसको ध्यान में आता है कि टिमरनी जाने के लिए जिस स्टेशन पर उतरना है उस स्टेशन पर उस ट्रेन का स्टॉपेज नहीं है। वो कार्यकर्ता बिना सोचे समझे वो पत्र जेब में रखा और वो चलती हुई ट्रेन में से छलांग लगा देता है। क्योंकि वो समय और वो सूचना इतनी महत्वपूर्ण थी कि उसी दिन लगभग उस समय तक वो सूचना पहुंचाना थी। चलती ट्रेन में छलांग लगा दी, घायल हो गए, लेकिन अपने घावों की चिंता किए बगैर पहुंचे। लोगों ने देखा खून बह रहा है, सिर पे रुमाल बंधा हुआ है, घुटने कोहनियां सब छिली हुई है। कार्यकर्ता की मृत्यु की संभावना भी वहां पर थी जी। लेकिन देव दुर्लभ कार्यकर्ता किसको कहते हैं, ये इन घटनाओं से पता लगता है कि वो व्यक्ति अपने प्राणों की बाजी लगा करके भी अपने बड़े वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा दिए हुए काम को समय सीमा में संपन्न करने के लिए वहां तक पहुंचा। मुझे लगता है ये महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही। साहित्य में वामपंथी प्रभाव की वजह से जी कई प्रकार के विमर्श खड़े हो रहे हैं।
इन विमर्श पर आप क्या सोचते हैं? श्याम जी, मुझे ऐसा लगता है कि साहित्य को जब हम कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है, तो विमर्श को लेकर के हमारी बहुत स्पष्ट मान्यता है कि भारत में विमर्श जब भी होता है उसका सकारात्मक कोई ना कोई प्रभाव हमको समाज पे दिखाई देना चाहिए। बिल्कुल। अंततः ये विमर्श खड़े ही इसीलिए होते हैं। तो अभी तक ये अनुभव में आया कि वामपंथी प्रभाव के कारण से जितने विमर्श खड़े किए गए वो पहले समाज में खड़े किए जाते हैं, उसके बाद साहित्य का हिस्सा उनको बनाया जाता है षड्यंत्र पूर्वक। बिल्कुल। लेकिन ये ध्यान में आता है कि वे सारे के सारे विमर्श अंततः वर्ग भेद पैदा कर रहे हैं। आप देखिए, दलित विमर्श जब से प्रारंभ किया मार्क्सवादी विचार ने, तब से अगड़े और पिछड़े के बीच में भेद और बढ़ गए। एक दूसरे को गालियां देना, एक दूसरे को कोसना, पता नहीं पुरानी पुरानी बातें निकाल करके कोई शंभू को लेकर के आ रहा है, कोई दुर्गा को वेश्या बता रहा है, कोई राम जी के चित्र पर जूते मार रहा है। ये सब करते करते ये दलित और ये, इससे क्या लगता है कि क्या समाज में एक सूत्र में बंध रहा है क्या समाज? सामान्यतया हमको ये ध्यान में आता है कि ये समाज को और विभाजित करने का स्त्री विमर्श जब से शुरू हुआ, स्त्री वर्सेस पुरुष शुरू कर दिया। बराबर। मैं कई बार साहित्य क्षेत्र में बातचीत करते हुए इस बात को बार बार रेखांकित करता हूं। मैं कहता हूं कि देखिए, भारतीय समाज ने कभी भी अपने परिवार में स्त्री शब्द का उपयोग ही नहीं किया। उसने स्त्री को देखा नहीं। मैंने अपने परिवार में, मैं 50-55 वर्ष से ऊपर की अवस्था का हूं, मैंने घर में स्त्री नहीं देखी। लोग चौंकते हैं एकदम से, स्त्री नहीं देखी, ऐसे कैसे हो सकता है? तो मैं कहता हूं भाई, मैंने अपने घर में दादी देखी है, नानी देखी है, माँ देखी, बुआ देखी, चाची देखी है, बहन देखी और बेटी देखी है। कि स्त्री क्या हुआ? तो हमने कुल मिलाकर के ये जो वामपंथी विमर्श थे, इन विमर्शों को एक प्रकार से परावर्तन करने की कोशिश की है कि इनको परिवर्तित करके दूसरे मोड में लाया जाए, मात्र शक्ति। हाँ, तो हमने क्या किया? हमने स्त्री विमर्श को परिवार विमर्श में परिवर्तित किया है। जी। तो परिवार विमर्श में जब आप परिवर्तित करते हैं तो स्त्री, जिसको आप स्त्री कह रहे हो, हम जिसको मातृशक्ति कहते हैं, वो केंद्र में नजर आती है। जी। हमारे यहाँ पे कभी बहन बेटियों का विवाह करना हो तो मातृशक्ति की अनुमति के बिना नहीं होता। हमारे घर में सब्जी तक नहीं बनती उनकी राय मशवरा लिए बगैर, है ना। हमारे यहाँ कपड़े बनाना हो तो माँ जो है वो सारे कपड़े पसंद करती है, बेटे के लिए भी, पति के लिए भी, पिताजी के लिए भी। तो हम ये देखते हैं कि जब हम परिवार की बात करते हैं, भारतीय परिवार परंपरा की बात करते हैं, तो अपने आप केंद्र में मातृशक्ति होती है। और वैसे ही दलित विमर्श को हमने समरसता विमर्श में परिवर्तित किया है और इसके कारण से समाज में अब एकत्व स्थापित हो रहा है। मेरा ऐसा कहना है, जब दलित विमर्श वाले लोग ये कहते हैं कि दलित विमर्श के साहित्य को लिखने का अधिकार सवर्ण समाज को है ही नहीं, आप बताइए, ये तो विभेद खड़े करने वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई वणिक व्यक्ति, कोई राजपूत व्यक्ति, कोई ब्राह्मण व्यक्ति क्यों अपने दलित बंधुओं के या वंचित समाज के बंधुओं के लिए बात नहीं कर सकता? और इन दिनों में ये देख रहा हूं कि जनजातीय समस्याओं को लेकर के सर्वाधिक लेखन जो है वो सवर्ण समाज के लोग कर रहे हैं और ये करना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा दिव्यांग विमर्श से भी इसी प्रकार का कहना है कि दिव्यांग ही अपना विमर्श खड़ा करें, वे ही अपनी समस्याएं बताएं, इसकी बजाय सामान्य लोग भी लिखें। सामान्य लोग चिंता करें कि दिव्यांग समाज के संकट क्या क्या है, उनको कहाँ परेशानी हो रही है और उनको लेकर के चिंतन भी खड़ा करना है और लेखन भी करना है। आपने एक बहुत अच्छी बात कही समरसता। मुझे स्मरण आता है कि जब गुरुजी जन्म शताब्दी समारोह हुआ था, जी जी, तब एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी समरसता के सूत्र, और उस पुस्तक के आमुख पर तत्कालीन सरसंघ चालक श्री कुप्सी सुदर्शन जी ने एक बड़ी खूबसूरत टिप्पणी की थी। और उस टिप्पणी में यह बताया था कि नर 4 तरह के होते हैं, नर पिशाच, नर पशु, नर और नरोत्तम। और उन्होंने ये भी कहा था कि हमारा जो भारतीय समाज, संस्कृति और धर्म है वो हमें नर पिशाच से नरोत्तम तक की यात्रा करवाता है। बिल्कुल। और वो समरसता के सूत्र जिसे हमने काफी उस दौर में काफी जगह तक पढ़ा, पहुंचाया और समरसता की बात की। मेरा एक और प्रश्न आपसे इस संदर्भ में है कि समरसता को सैद्धांतिक और प्रायोगिक रूप में किस तरह से आप अंतर करके देखते हैं? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। और इन दिनों जब हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सारे कार्यकर्ता इस समय पूरे भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में, चूंकि अब संघ अनेक देशों तक पहुंच चुका है विश्व संघ के माध्यम से, इस समय प्रायोगिक समरसता की चर्चा लगातार हो रही है जी। और इसका एकदम सीधा सीधा विषय ये आता है कि कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति लिखता तो बहुत है, बोलता भी बहुत है, भाषणबाजी करना बड़ा आसान होता है, सब हमारे हैं, सबकी चिंता करना है, सबको साथ लेकर चलना है।
तो भाषण देना लिखना एक बात है, लेकिन प्रायोगिक समरसता का अभाव जब तक समाज में रहेगा तब तक समरसता पूरी नहीं मानी जा सकती। बिल्कुल सही। और संघ दरअसल लगातार आज से सिखा रहा है ऐसा नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा तो शायद आप आश्चर्य कर जाएंगे। यानी सामान्यतः व्यक्तिगत उदाहरण कम देने का स्वभाव बन जाता है हम कार्यकर्ताओं का, लेकिन मैं केवल ये दर्शाने के लिए ये प्रसंग आपको सुनाना चाह रहा हूं कि कितने समय से संघ इस काम को कर रहा है, प्रायोगिक समरसता के काम को। तो हम लोग रतलाम जिले के एक बहुत छोटे से गांव में पले बड़े, मेरा जन्म भी वहीं का था, मेरा पूरा अध्ययन भी वहीं हुआ जी। तो पिताजी ने बाल्यकाल में मुझे कहा कि तुम कौन सी शाखा में जाते हो। मैं 5.5-6 वर्ष का था तब से शाखा जाना शुरू किया जी। पिताजी ही उंगली पकड़ करके शाखा ले गए। तो मैंने कहा कि यहाँ पर एक विद्यालय है पास में, और वो मुश्किल से ऐसा 500 मीटर की दूरी पर स्कूल था, उसके ग्राउंड में लगती थी शाखा। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम वहां नहीं जाओगे, तुम ऊपर की टोली की शाखा में जाया करो जी। अब आप देखिए, हम लोग बहुत कम ब्राह्मण परिवार थे उस छोटे से गांव में, और मैं नागर ब्राह्मण परिवार का बेटा था। और मेरे पिताजी चूंकि संघ के दायित्ववान कार्यकर्ता थे, उन्होंने कहा कि ऊपर की टोली की शाखा पे जाओ। ऊपर की टोली की शाखा वाल्मीकि बस्ती में लगती थी जी। और मेरा अपने आप संपर्क हुआ वाल्मीकि समाज के सारे बंधुओं के साथ। जब मैं कबड्डी खेलता था, उनके साथ खो खो खेलता था, उनके साथ शाखा की सारी पद्धतियां जब मैं करता था, तो मेरे मन में जीवन में कभी ये प्रश्न नहीं आया कि वाल्मीकि समाज के बंधु को छूना है या नहीं छूना है। मैंने आज तक कभी अछूत क्या होता है ये शब्द मेरे दिमाग में नहीं आया जी। और इतना ही नहीं, तो उस जमाने में एक बड़ा ऐसा घटनाक्रम है कि सामान्य शौचालय होते थे देशी प्रकार के, और उसको शौचालय को साफ करने के लिए मेहतरानी माँ आया करती थी जी। तो दरवाजा, पीछे का दरवाजा बंद रहता था। तो पिताजी ने कहा कि सुबह वो माँ आती है तो क्या प्रक्रिया रहती, तुम क्या करते हो। तो मैं छोटा सा था, मैंने बताया कि वो माँ जब पीछे दरवाजा बनाती है तो वो बजाती है और वो कहती है कि राख डाल दो। तो मैं जाकर के, और वो मटके में राख पड़ी रहती है, उसमें शौचालय में डाल देता हूँ और वो उसको सफाई करके निकल जाती हैं। तो उन्होंने कहा कौन है वो, तो मैंने कहा वो कैलाश की माँ है। तो कहा कैलाश कौन है, तो मैंने कहा जिनके साथ मैं शाखा में रोज जाता हूँ खेलता हूँ वो कैलाश। तो घर जाते हो, मैंने कहाँ जाता हूँ। चाय पीते हो, मैंने कहाँ पीता हूँ। भोजन भी करता हूँ। तो फिर बोले कैलाश की माँ जब आती है तो तुमको घर में ये संस्कार मिला हुआ है कि भाई बड़ों के प्रणाम करना, माता पिता को चरण स्पर्श करना, और तुम हमारे करते भी हो। तो मित्र की माँ भी तो अपनी माँ जैसी होती है, तो माँ को प्रणाम क्यों नहीं करते हो। तो मैंने कहा क्या करूं, तो कहा कल से जब वो दरवाजा बजाएं, राख डालने का संकेत करें, आवाज लगाएं, तो पहले दरवाजा खोल करके बाहर जाना, उनके पैर पड़ना। और उन्होंने पैर पड़ने की पद्धति मुझे बताई कि बकायदा उनके अंगूठे को छू करके माथे पर हाथ लगाना। ये कौन सिखा रहा था, ये नागर ब्राह्मण नहीं सिखा रहा था, ये संघ का स्वयंसेवक सिखा रहा था जी। ये प्रायोगिक समरसता होती है, और मैंने अनेक वर्षों तक उसका पालन किया जी। मैं उन परिवारों में जाता आता रहा। तो ये कुल मिलाकर के प्रायोगिक समरसता दरअसल हमारे जीवन में जब तक नहीं उतरेगी, भारतीय समाज, हिंदू समाज एक सूत्र में बंध नहीं सकता। और इसकी आवश्यकता को लेकर के संघ बार बार आग्रह कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। एक और सबसे महत्वपूर्ण बात आपसे करना चाहता हूं, आप 32 वर्षों तक देवपुत्र बाल मासिक पत्रिका के प्रधान संपादक रहे हैं, और आपके इतने लंबे अनुभव के आधार पर हम आपसे जानना चाहते हैं कि बाल पत्रकारिता की दशा व दिशा इस वक्त आपको कैसी दिखाई देती है। जैसे हमने शेष क्षेत्रों की चर्चा करते हुए कहा, वैसे ही बहुत चिंताजनक स्थितियां हैं। और मेरे लगातार इस बातचीत को बाल साहित्यकारों के बीच में भी, बाल पत्रकारिता में अभी 2-3 दिन पहले मैं माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति जी के निमंत्रण पर गया हुआ था जी। तो वहाँ भी मैंने इस बात की चर्चा की थी, और बाल पत्रकारिता को लेकर के कुछ विषय निकला था। तो मैं इस बात को बार बार रेखांकित करता हूँ और कहता रहता हूँ कि एक समय था जब पराग पत्रिका बंद हुई तो पूरे भारत में भूचाल आ गया था। साहित्य जगत में भी, बाल साहित्य जगत में भी, बाल पत्रकारिता में और बड़ों की पत्रकारिता में जी। और लोगों ने कहना शुरू किया कि ये एक प्रकार से संकट काल है बाल पत्रकारिता का, पराग बंद हो गई, बड़े व्यावसायिक घराने की पत्रिका। लेकिन अभी अभी कोरोना काल के बाद जब नंदन जैसी बड़ी पत्रिका बंद हुई, उस तरह का भूचाल तो छोड़िए, कुछ स्वर भी नहीं आए। लोगों ने बड़े सहज ढंग से कहा कि ठीक है, एक बाल पत्रिका चल रही थी, पाठक नहीं थे, बंद हो गई, कोई समस्या नहीं। ये दरअसल एक प्रकार से समाज की पूरी वृत्ति के क्षरण का प्रतीक है। हमको बाल पत्रिका का बंद होना चिंता का विषय ही नहीं लग रहा है, और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अभी इस समय लगातार बाल पत्रिकाएं बंद हो रही है, कुछ चल भी रही हैं तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वे ऑक्सीजन पर हैं, अंतिम सांसें ले रही है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अब चूंकि बच्चों की पढ़ने लिखने की आदत कम हो गई है, पाठक कम होते जा रहे हैं, इसलिए भारतीय समाज को इस बात की चिंता करना चाहिए कि बच्चों की पत्रिकाएं अधिक मात्रा में छपें,
और ये आग्रह मैं अभिभावकों से भी बार बार करता हूं कि आप 400 रुपए की बंदूक बच्चे को दिला देते हैं और 40 रुपए की पत्रिका खरीदने में कंजूसी करते हैं। तो बिल्कुल। बाल साहित्य खरीदना, बाल पत्रिकाएं खरीदना, घरों में ले जाना, ये प्रवृत्ति आमतौर पर अभिभावकों की बनना चाहिए। वर्तमान समय में बाल साहित्य पर शोध की स्थिति क्या है? क्या भारत में बाल साहित्य पर कोई संस्थागत प्रयास होते हैं? वास्तव में बाल साहित्य की ही स्थितियां बहुत अच्छी नहीं रही। बाल पत्रकारिता की स्थिति की चर्चा हम लोगों ने की ही। यही कारण रहा कि जो एकेडमिक वर्ल्ड था, उस अकादमिक दुनिया में बाल साहित्य पर शोध कार्य को लेकर के इतना अधिक विपर्य रहा। और मैं इसको दृष्टि दोष भी इसलिए मानता हूं, कई बार मैं इस शब्द का प्रयोग भी करता हूं कि दृष्टि दोष रहा, क्योंकि मैं अभी नाम नहीं ले रहा इस मंच पर, लेकिन एक बहुत बड़े साहित्यकार, बहुत बड़े समालोचक, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा कि मेरे जीवन काल में ऐसे दुर्दिन भी आए कि मुझे रोजी रोटी के लिए बच्चों के लिए लिखना पड़ा। इसका अर्थ ये हुआ कि जो बड़ों के लिए साहित्य लिखने वाले लोग थे वो उसको हेय दृष्टि से देखते थे। बच्चों के लिए लिखना यानी गया गुजरा काम है, बचकाना काम है। यही कारण है कि शोध की वृत्ति भी विकसित नहीं हुई। अकादमिक दुनिया के लोगों को ऐसा लगता था कि बाल साहित्य पर क्या शोध करवाना, बड़ों के साहित्य पर रिसर्च करवाएंगे। और इस दिशा में हम लोगों ने सौभाग्य से काम किया और भारत का पहला बाल साहित्य का भारतीय बाल साहित्य शोध संस्थान के नाम से पहला संस्थान हमने देवपुत्र पत्रिका के साथ खड़ा किया। और मुझे ये कहते हुए गर्व होता है कि अभी तक हम 2002 में प्रारंभ हुआ था, आचार्य विष्णुकांत शास्त्री जी ने उसका लोकार्पण किया था, तब से लेकर अब तक लगभग 80 से अधिक शोधार्थियों को हम लोग वहां से पीएचडी और डीलिट की उपाधि के लिए काम कर। बहुत बढ़िया, बढ़िया। तो ये एक बड़ा काम हुआ है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, आपने जो चिंता व्यक्त की थी वो चिंता अभी भी यथावत है, क्योंकि ये भारत का इकलौता संस्थान है जी। आज भी दूसरा कोई संस्थान खड़ा नहीं हुआ जो इस बात की चिंता कर सके कि बाल साहित्य पर शोध कार्य होना चाहिए। वास्तव में आपकी ये चिंता और आपका ये जो प्रयास था जी, वो तो स्तुत्य था ही, लेकिन इस चिंता पर भी चिंतन करना बहुत जरूरी है। बच्चों के नजरिए से सोचें जी, तो दो पीढ़ियों में एक तरफ संवादहीनता है तो दूसरी तरफ मर्यादाहीनता है। इसके क्या कारण है, वो क्या निदान हो सकते हैं? मुझे लगता है कि इसमें भी कहीं ना कहीं बाल साहित्य और बाल कथा परंपरा को मैं जरूर लाना चाहूँगा कि पहले अगर दो पीढ़ियों के बीच संवाद बना रहता था, उसका एक बड़ा कारण ये था कि बाल्यकाल से बच्चे को दादी नानी की गोद मिलती थी, उनकी कहानियां सुनने को मिलती थी। अब धीरे धीरे हमने देखा है कि परिवार विभाजित हो रहे हैं, एकल परिवार परंपरा आ रही है, दादी नानी बच्चों को मिल नहीं रहे हैं, और इनके नहीं मिलने के कारण से बच्चे में बाल्यकाल से स्वभाव ही नहीं बन पाता कि अपने घर में बड़े होना चाहिए, उन बड़ों के साथ हमको बातचीत करना है, उन बड़ों से मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो रही है जी। मैं कई बार मजाक में कहता हूं कि आजकल के बच्चों को ये तो पता होता है कि सबसे दूर तक थूकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया, उसका देश भी मालूम है, नाम भी मालूम है, लेकिन गिर जाए और कोहनी फूट जाए तो उसको ये नहीं पता रहता है बच्चे को कि हल्दी लगाने से खून बंद हो जाता है। ये बात दादी और नानी बताती थी घर में। बिल्कुल। तो हमने दरअसल ज्ञान और जनरल नॉलेज को समान धर्मी मान लिया, जबकि ये दोनों भिन्न चीजें। बिल्कुल। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो परिवारों में जो संवादहीनता की स्थिति है। अच्छा, फिर आपने जो दूसरा प्रश्न किया ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इन दिनों बच्चों में ये जो संवादहीनता दो पीढ़ियों के बीच बनी है, ऐसा नहीं है कि वो डर रहे हैं अपने बड़ों से। आपको भी याद होगा श्याम जी कि हम लोग जब छोटे थे या युवा भी थे, हमारी कभी हिम्मत नहीं होती थी कि हम दृष्टि उठा करके पिताजी से बात करें जी। आज नई पीढ़ी को हम देखते हैं कि बड़े प्रेम से हमारे अपने बच्चे प्रेम से आते हैं, अपने गले में हाथ डाल लेते हैं, हमारी तो कभी हिम्मत ही नहीं होती थी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि बॉन्डिंग तो बढ़ रही है, हमारी अपने बच्चों के साथ बॉन्डिंग बढ़ रही है, आत्मीयता बढ़ रही है, निकटता बढ़ रही है, लेकिन इसके कारण से कई बार हम ये देखते हैं कि ये बच्चे बातचीत में उच्छृंखल भी होना प्रारंभ हो रहे हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि भारत की जो संस्कार परंपरा है, इस संस्कार परंपरा को जब तक पुनर्जीवित नहीं करेंगे तब तक ये मर्यादाहीनता भी बनी रहेगी। आप देखिए ना, बच्चे इन दिनों माता पिता से कह रहे हैं कि आपने हमको पैदा करके कोई एहसान किया है क्या, आप हमको पढ़ा लिखा रहे हो तो कोई बड़ा एहसान कर रहे हो क्या हमारे सिर पे। ये शब्दावली भारतीय समाज में कहां से आ रही है, ये वहीं से आ रही है। तो मुझे लगता है कि संस्कार परंपरा को जैसे ही प्रारंभ करेंगे तो ये मर्यादाहीनता भी तो समाप्त होगी होगी, और संस्कार परंपरा से ही संवादहीनता भी समाप्त हो जाएगी। मतलब निदान संस्कार परंपरा है। बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छा आपने इस विषय पर प्रकाश डाला। और भारतीय परिवार परंपरा जिसमें संयुक्त परिवार प्रथा होती, वो समाप्त होकर अब एकाकी परिवार का आधिक्य होता चला जा रहा है, और इसका बाल मनोविज्ञान पर क्या प्रभाव पड़ता है आपकी दृष्टि में? निश्चित तौर पर मैंने अभी जो चिंता व्यक्त की थी,
आपके पिछले प्रश्न के उत्तर में वो भी वही चिंता इस प्रश्न के उत्तर में भी आती है उभर करके कि बच्चे इन दिनों, आप देखिए पुराने समय में दादी नानी जब कहानियां सुनाती थी तो वो कहानियां सुनाती थी कि देखो भरत जिनके नाम पर अपने देश का नामकरण हुआ है, वो भरत बचपन में कैसे थे, तो वो शेर का जबड़ा फाड़ करके उसके दांत गिना करते थे भरत, है ना। उस पर उस जमाने में दादी नानी कविताएं बना बना करके सुनाती थी। गीता प्रेस गोरखपुर की वीर बालक जो पुस्तक है उसमें वो कविता मिलती है, रह में तेरे दांत गिनूंगा बड़े शेर से कहता था। तो बच्चों में साहस का संचार होता था। अब नई पीढ़ी के बच्चों को हम देखते हैं वो कॉकरोच से डरते हैं, छिपकलियों से डरते हैं, अंधेरा है चौके में तो जाकर के पानी पीने की स्थिति नहीं है बच्चों को। माँ को पिताजी को नींद में से उठाते आधी रात में कि आप चलिए लाइट चालू करिए तब हम पानी पिएंगे। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लगातार हम क्षरण देख रहे हैं बच्चों के व्यक्तित्व में, कृतित्व में, ये जो दिखाई दे रहा है जी, इसका पूरा कारण वास्तव में यही है कि पहले संयुक्त परिवार होते थे तो संयुक्त परिवारों में उस प्रकार का संस्कार एक व्यक्ति को नहीं देखते थे, वो 10-20 लोगों के बीच रहते थे। और 10-20 लोगों के बीच में रहते थे तो स्वाभाविक रूप से एक का एक गुण, दूसरे का दूसरा गुण, तीसरे का तीसरा गुण, वो ताऊ से भी सीख रहा है, ताई से भी सीख रहा है, चाची से भी सीख रहा है, चाचा से भी सीख रहा है, दादा दादी से सीख रहा है ना। तो काका भी होते हैं घर में, भाई परिवारों में आप देखिए कि एक साथ 15-15 बच्चे पल रहे हैं। अब आप कल्पना करके देखिए इन 15 बच्चों को जब आप एक साथ खेलते हुए देखते हैं, एक साथ जीवन यापन करते देखते हैं, तो जिसको आप सह अस्तित्व कहते हैं, ये सह अस्तित्व का भाव बच्चों में उसी में से निकल करके आता था। बराबर। और अभी मैं ताजा एक उदाहरण देकर के अपने इस उत्तर को समाप्त करता हूं। वो जो चिंता आपने व्यक्त की वो गलत नहीं है। हमारे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट मित्र हैं, उनकी बेटी ने 3 समय तक भोजन नहीं किया और अपने बेडरूम का दरवाजा बंद हो गई। बहुत ज्यादा उम्र नहीं है उसकी, 9वीं कक्षा में पढ़ती है। और उस बच्ची की शिकायत क्या है, तो उस बच्ची की शिकायत ये है कि मेरी मम्मी मेरे बेडरूम में जब आती है तो बगैर नॉक किए आती है। अब आप कल्पना करके देखिए कि हम कहाँ तो बात कर रहे हैं कि 15 बच्चे एक साथ बेसन रोटी खा करके और मस्तियां कर रहे हैं, और कहाँ एक बेटी अपने माँ से अपेक्षा कर रही है कि तुमको नॉक करके आना चाहिए माँ मेरे कमरे में। इस यात्रा को अगर रोकना है, भारतीय समाज की इस यात्रा को, तो उसके लिए एकमात्र तरीका यही होगा कि हम अपने परिवारों की ओर ध्यान देना शुरू करें, संयुक्त परिवारों को फिर से स्थापित करें। मुझे लगता है यही एकमात्र उपचार है। इस बात से एक समस्या और खड़ी होती है कि हमारे यहाँ पहले क्या था कि संबंध थे तो संबोधन थे। ठीक बात है। हमारे यहाँ संबोधन है क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ संबंध हैं। जैसे हम पिताजी के भाई को चाचा कहते हैं, बड़े भाई को ताऊ कहते हैं, माँ के भाई को मामा कहते हैं, पिताजी की बहन को बुआ कहते हैं। ये संबंध संबोधन से अभिव्यक्त होते हैं। और कई ऐसे विदेशी देश हैं जिन्होंने संबोधन में सारे रिश्तों को अंकल और आंटी की साकल में बांध दिया। बिल्कुल ठीक। क्योंकि उनका संबोधन नहीं है। तो जो संबोधन हमारे यहाँ संबंधों की अभिव्यक्ति का सबसे बड़ा पैमाना वो संयुक्त परिवार से मिलता था। अब धीरे धीरे एकाकी परिवार में वो संबोधन भी समाप्त होते दिखाई दे रहे हैं। ये आपने जो चिंता और जाहिर की वो निश्चित तौर पर भारतीय समाज को भविष्य में कहीं ना कहीं पराभव के कगार पर ले जाने के लिए, मुझे लगता है इसमें समय नाउ के दर्शकों को मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि एक अच्छे मंच पर इस समय हम लोग हैं और हजारों लाखों लोगों तक हमारी बात पहुँच रही है, और इन दिनों तो नए माध्यमों से और अधिक लोगों तक पहुँचती है। इसके समाधान की दिशा में भी हमको विचार करना चाहिए। आपने जो बताया निश्चित तौर पर ये संबंध समाप्त हुए इसलिए संबोधन समाप्त हुए जी। तो इसका निदान हम लोग देखते हैं कि इन दिनों एक कुटुंब प्रबोधन का एक विशेष अभियान चल रहा है पूरे भारतीय समाज में। उसमें हम लोग ये कहते हैं कि जो रिश्ता आपके परिवार में नहीं है, हम मानते हैं कि अधिक बच्चे इन दिनों नहीं रहे, 4 बच्चे होंगे तभी जाकर के तो बुआ का रिश्ता, ताऊ का रिश्ता, काका का रिश्ता, मौसी का रिश्ता तैयार होता है जी। अन्यथा दूसरी पीढ़ी पर इन 4 में से 2 संबंध और संबोधन खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल। तो इसका समाधान ये है कि हम मोहल्ला संस्कृति को फिर से विकसित करें। आपको ध्यान होगा कि किसी की बहन नहीं होती थी तो मोहल्ले में से कोई एक बहन आती थी और कहती थी कि भैया चिंता मत करो राखी में बांधूंगी। बराबर। जिनकी बहनें नहीं होती थी उन भाइयों के हाथ में कलाई में सर्वाधिक राखियां बंधा करती थी जी। ये तरीका होता था। अगर मेरे घर में दादी नहीं है तो मुझे लगता था कि मेरे मित्र की दादी है वो मेरी दादी है। किसी के दुर्भाग्य से किसी के पिताजी नहीं है तो वो अपने पड़ोस वाले पिताजी को पिताजी की तरह सम्मान देते थे। तो हम फिर से इस मोहल्ला संस्कृति को भी जीवित करें और मोहल्ले में या हमारे परिचय क्षेत्र में जो रिश्ते हैं उनको अपना रिश्ता मानना शुरू करें। बहुत बढ़िया। अविश्वास की दीवार को गिराना ये सबसे पहला समाधान होगा। बिल्कुल, ये समाधान आपने बहुत अच्छा अभिव्यक्त किया। आप वर्षों तक पत्रकार रहे हैं और पत्रकारिता से आपका गहरा नाता है विकास जी। जी। राष्ट्रवादी पत्रकारिता पर आपका क्या अभिमत है?
निश्चित तौर पर हम लोगों की चर्चा में लगातार ये अच्छा है कि हम चिंता भी कर रहे हैं, चिंतन भी कर रहे हैं और समाधान भी देख रहे हैं उसमें धीरे धीरे। तो राष्ट्रवादी पत्रकारिता को लगातार हाशिए पे रखने का काम पत्रकारिता के क्षेत्र में हुआ। मुझे बहुत अच्छे से याद आता है कि यदि आप आज बैठ कर के केवल इंदौर नहीं, केवल मध्य प्रदेश नहीं, पूरे भारत के पत्रकारिता के विद्यार्थियों से पूछें कि बड़े पत्रकार कौन, तो वो जो तथाकथित बड़े पत्रकारों के नाम लेगा उसमें राष्ट्रवादी पत्रकारिता का एक भी नाम नहीं लेता है। क्या कारण है कि हम लोगों ने देवेंद्र स्वरूप जी को पत्रकार ही नहीं माना, जबकि वो इतने बड़े पत्रकार थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय या अटल जी अगर पांचजन्य का संपादन करते रहे, राष्ट्रधर्म का करते रहे, स्वदेश का करते रहे, माणिकचंद जी वाजपेयी रहे, कृष्ण कुमार जी अष्ठाना रहे, तरुण विजय जी अभी हमारे मध्य हैं, वो बहुत अच्छी राष्ट्रवादी पत्रकारिता के प्रतीक बन करके उभरे, राज्यसभा में सांसद रहे। अभी इस समय हितेश शंकर जी हमारे मध्य हैं, प्रफुल्ल केतकर जी हैं। ऐसी नामों की एक बड़ी श्रृंखला है। इंदौर में जयकृष्ण जी गौड़ को हम जानते हैं, वे इसी पीढ़ी के पत्रकार रहे राष्ट्रवादी पत्रकारिता के। इन सब लोगों को स्मरण करते समय हम लोगों को याद रखना चाहिए कि राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत जितने पत्रकार रहे, उन पत्रकारों ने एक प्रकार से आदर्श खड़ा किया हमारे सामने। बिल्कुल, वे स्वार्थी नहीं रहे, बिल्कुल, उन्होंने देश की चिंता की, समाज की चिंता की। लेकिन आपने एक प्रकार से उनको गालियां देने का काम किया। आपने कहा कि ये तो हिकारत से देखने का काम किया कि अरे ये पत्रकारिता कोई पत्रकारिता है। क्यों? क्योंकि आपके स्वार्थ उसमें सिद्ध नहीं होते। तो ब्लैकमेलिंग की पत्रकारिता, पीत पत्रकारिता, उनमें लिप्त रहने वाले लोगों को तो आपने महानायक बना करके प्रस्तुत किया, और ये जो राष्ट्रवादी पत्रकार थे इनकी चर्चा तक नहीं की। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस दिशा में अब चिंतन प्रक्रिया प्रारंभ भी हुई है, और लगातार हम देख रहे हैं कि इस तरह के राष्ट्रवादी पत्रकारों को एक अच्छा स्थान, सम्मानजनक स्थान पत्रकारिता के क्षेत्र में मिलना प्रारंभ हुआ है। अच्छा, वर्तमान पत्रकारिता पर एक आरोप है जी कि पत्रकारिता जो मिशन थी अब वो प्रोफेशन हो गई है। चलते चलते युवा पत्रकारों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे इस टेलीविजन चैनल के कार्यक्रम हमारे मेहमान के माध्यम से? निश्चित रूप से श्याम जी, चूंकि हम दोनों पत्रकार भी हैं और इसलिए हम लोगों की भी ये चिंता होती है कि जिस शब्दावली का प्रयोग मैंने अभी किया कि पीत पत्रकारिता, ब्लैकमेलिंग, है ना, इन दिनों तो आरटीआई का उपयोग सामान्यतः केवल इसलिए किया जाता है कि आप किसी व्यक्ति की एक कमजोरी को पकड़ें, उस कमजोरी से आप किसी को ब्लैकमेल करें, पैसा उससे वसूल लें और उस खबर को न छापें। हमारे एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार मित्र हैं, पिछले दिनों हम एक पत्रकारिता विश्वविद्यालय में साथ थे, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि इन दिनों पत्रकारिता के क्षेत्र में खबर को छापने से पैसा पैदा नहीं होता है, खबर को नहीं छापने से पैसा पैदा होता है। तो हमने अर्थ का माध्यम बना लिया, एक प्रकार से भ्रष्टाचार का, कदाचरण का माध्यम उसको बना लिया। लेकिन मेरा तो एक दूसरा मत है, और वो आपके उस प्रश्न में से ये कि आपने कहा ये मुहावरा आखिरकार गढ़ा किन लोगों ने कि पत्रकारिता इन दिनों मिशन नहीं बची, प्रोफेशन हो गई है। मेरा ऐसा कहना है कि ये जो दो शब्द हम पत्रकारिता के क्षेत्र में मानक के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, इनको मानक बनाया किसने? अब आप देखिए, इस प्रश्न में एक प्रति प्रश्न में खड़ा करना चाहता हूं। आप जब मिशन शब्द का प्रयोग करते हैं तो क्या मिशन हमेशा पवित्र होता है क्या? ये हमको किस व्यक्ति ने समझाया कि मिशन पवित्र होता है? मिशन चूंकि अंग्रेजी का शब्द है, इसमें से मिशनरी शब्द निकला है, इसमें से धर्मांतरण तैयार होता है, इसमें से चर्च घेरे में आता है। ये पाश्चात्य जगत का मानक हो सकता है कि मिशन को आपने पवित्र बना दिया क्योंकि वो मिशनरी का काम है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि मिशन शब्द का प्रयोग तो इस अर्थ में भी होता है कि एक हत्यारा घर से निकलता है, वो मिशन लेके निकलता है कि आज मुझे सुपारी में 1 लाख रुपए मिला है, मुझे एक आदमी की हत्या करना है, उसका मिशन तो हत्या करना है। एक चोर घर से निकलता है तो वो मिशन लेकर के निकलता है कि आज मुझे 3 घरों के ताले तोड़ना है और मुझे चोरी करना है। तो मिशन पवित्र कैसे हो गया? मिशन तो अपवित्र भी हो सकता है। आप जब धर्मांतरण करते हैं तो मिशन शब्द अपवित्र हो जाता है। आप जब चोरी हत्या के लिए निकलते हैं तो मिशन शब्द अपवित्र हो जाता है। और प्रोफेशन शब्द वृत्ति की दृष्टि से है। आप देखिए कि हो सकता है कि आप और मैं कोई और काम भी करते रहे, मैं तो पूर्णकालिक पत्रकार रहा लेकिन आप प्राध्यापक भी रहे, तो आप प्राध्यापक के रूप में वेतन प्राप्त करते हैं तो ये कोई दोष है क्या? उसी तरह से आप अगर एक अखबार का संपादन भी करते हैं पार्ट टाइम में, तो उस काम के लिए अगर आपको विधिवत पैसा दिया जाता है उस अखबार के मालिक के द्वारा, तो क्या ये प्रोफेशन गलत हो गया क्या? और इसलिए मुझे लगता है कि इन दिनों प्रोफेशनलिज्म शब्द जो है वो एक बहुत सकारात्मक अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है। मुझे ध्यान में आता है कि आईटी के क्षेत्र में काम करने वाले एक मित्र हैं, वो कहते हैं कि मैं सॉफ्टवेयर बनाने का काम उस व्यक्ति को और उस संस्था को दूंगा जो प्रोफेशनल होगी। आप बताइए फिर खराब क्यों होगा ये काम? तो इसलिए मिशन हमेशा अच्छा नहीं होता, प्रोफेशन हमेशा बुरा नहीं होता। पत्रकारिता में अगर आपकी वृत्ति उससे चल रही है, आपकी रोजी रोटी उससे चल रही है, तो उससे पैसा हम लेंगे,
हम अपनी लेखनी से अगर मसीहजीवी बन गए हैं, हम अगर भाग्य से, तो हम अपनी स्याही की और अपनी कलम की जो भी कीमत है, जो वाजिब कीमत है, उस कीमत को लेने में हम संकोच अनुभव नहीं करेंगे जी। इस बात को भी पत्रकारिता में स्थापित करना पड़ेगा और इसको शब्दों से बांधने की आवश्यकता नहीं है। पत्रकार प्रोफेशनल हो तो भी चिंता की आवश्यकता नहीं, वह ईमानदार हो, जीवन मूल्यों पर चलने वाला हो, इस बात की चिंता जरूर करनी चाहिए। दर्शकों, हमारे बीच आज विकास दवे जी ने विविध विषयों पर बहुत सारी अलग अलग विषयों की चर्चा में बहुत ही मुक्त विचार अभिव्यक्त किए और उन विचारों में बहुत सारी बातें ऐसी जो समाज को कहीं ना कहीं दिशा दे सकती है। हम बहुत खुश हैं कि आज हमारे बीच श्रद्धेय विकास जी दवे पधारे और उन्होंने यहाँ बैठकर समय नाउ के दर्शकों को हमारे मेहमान कार्यक्रम के माध्यम से अपनी बात पूरे देश तक पहुंचाने का जो हमें अवसर दिया। मैं विकास जी आपका समय नाउ परिवार की तरफ से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और मैं आपका धन्यवाद करता हूं श्याम जी, क्योंकि देखिए कोई भी साक्षात्कार सार्थक तभी होता है जब पहली बात तो ये कि मंथन करने वाले दोनों लोग ईमानदार प्रयास करने वाले हों, समाधान खोजने वाले हों जी। तो आज जो कुछ भी अच्छा निकला होगा, जो कुछ सत्व अमृत रूप में प्राप्त हुआ है, उसके लिए पूरा श्रेय मैं आपके प्रश्नों को जरूर देना चाहता हूँ और धन्यवाद भी आपको देना चाहता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। प्योर एश्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।